बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटैन हो जाएगा, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, हम बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग। यानी कि जब लाइटिंग होती है ना, तो इस दौरान कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइटिंग की वजह से क्या होता है कि हीट होती है। उस वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेस 1 मोल ऑफ PCl5 in a container A and 1 mole of chlorine gas and PCl3 इन अ कंटेनर बी। यानी कि एक कंटेनर में हमारे पास PCl5 है और एक कंटेनर में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं यानी कि क्लोरीन एंड PCl3। बोथ कंटेनर वर सील्ड एट हीट टू द सेम टेम्परेचर टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या किया गया है कि दोनों को सील किया गया और दोनों को हीट प्रोवाइड की गई है ताकि ये इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। गेस अबाउट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन द बोथ कंटेनर्स। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब इक्विलिब्रियम ना दोनों तरफ से अचीव किया जा सकता है अगर टेम्परेचर और एटम्स बराबर हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है यानी कि एटम्स भी सेम है, टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी दोनों सेम है, तो एंड में मिक्सचर भी एक जैसा ही होगा क्योंकि दोनों में हमने सेम तरह की चीज़ें डालनी है। टेम्परेचर भी सेम प्रोवाइड किया है तो जो आखिर में हमारे पास मिक्सचर होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम यूज़ की जाती हैं एक्सटेंसिवली इन द स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। choose the conditions to produce maximum amount of lime। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होंगी। इसमें ना क्या है कि यहाँ पर अगर ऐसा हो कि अगर हम ओपन वेसल है, ओपन वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये बाहर निकल जाता है, जिसके रिजल्ट में जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड मतलब चलता है, फॉरवर्ड मूव होता है और ज़्यादा लाइन बनता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है बी, यानी कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन अ ओपन वेसल। ऑप्शन नंबर 4 है, what condition should be met for reversible reaction to achieve the state of equilibrium। कंडीशंस क्या क्या चाहिए फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना वो मज़ीद चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है। इस केस में करेक्ट ऑप्शन है सी, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट होती है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो फिक्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाई द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन फिजी ड्रिंक। इस केस में करेक्ट ऑप्शन है सी। क्यों है, बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर, हेंस इट कम आउट व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि जब हमने बॉटल खोली ना तो उस केस में जो प्रेशर था वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट है। 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हमें रिएक्शन गिवन है और ये रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रहा है यानी कि ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें बन गई। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। यहाँ पर
जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। सो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहाँ गैस के मोल्स कम हो, यानी जहाँ पर गैस के मोल्स कम है ना, तो जो प्रेशर है ना, सो इसे अगर हम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को, तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जहाँ पर मोल्स की अमाउंट लिमिटेड है, सो इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया कि सो व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन, यानी कि क्या कंडीशन है, एक जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा। So, इस केस में क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी को ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी दोनों साइड्स में जो है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि अगर ऐसे है कि हमने कोई भी कंपाउंड लार्ज स्केल में बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस यूज़फुल हैं। सो जी हाँ, अमोनिया अगर हम लार्ज स्केल में बना रहे हैं तो इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शंस ही यूज़ होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यस। सो लास्ट MCQs है, what will happen to the concentration of products if a reversible reaction at the equilibrium not disturbed? सो जब तक इक्विलिब्रियम को छेड़ा ना चाहिए, चेंज ना किया जाए, प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो सेम रहती है और चेंज नहीं होती। सो इसका आंसर है ए, दे विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, तो जो अमाउंट है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की वो कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से डिफरेंट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो रहा है, ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस है ना, ये कंटिन्यू होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस अकर कंटिन्यूसली, ये मुसलसल हो रहे होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड स्टेप में कि जो रेट है ना ऑफ बोथ रिएक्शंस आर इक्वल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस का जो रेट है ना वो इक्वल होता है और कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स्ड होती है एंड अकर इन अ केमिकल रिएक्शन। सो मोलिक्यूलर मोशन जो है ना वो कंटिन्यू रहती है एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रेट है ना वो इक्वल होते हैं। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि नो रिएक्शन अकर एंड सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, सिस्टम रेस्ट पे होता है एंड नो मोलिकुलर मूवमेंट, कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट भी नहीं होती अकर इन अ फिजिकल सिस्टम लाइक बैलेंस्ड फोर्सेस। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक बिकॉज रिएक्शन कंटिन्यू एट द मोलिकुलर लेवल। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, सॉरी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमेशा डायनामिक होता है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता बिकॉज रिएक्शन जो है ना वो हो रहे होते हैं एट दी मोलिकुलर लेवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हाउ विल द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब एक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, किसी भी तरीके से उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। सो बेसिकली टू वाटर, दो वाटर के 2 मोल्स ऑफ वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि हमने इसको हीट प्रोवाइड की एंड हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए। सो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें ना जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल। सो दैट्स वाई ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, यानी कि हीट चाहिए होती है, जिसके रिजल्ट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, सो ये फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन को। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन
एंड मोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज़ करेंगे ना तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाटर की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें मैक्सिमम यील्ड हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सो मैक्सिमम यील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। मैक्सिमम यील्ड अगर हमें चाहिए ना तो हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स की साइड पे शिफ्ट कर देंगे एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे। सो एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी हम उनको रिमूव कर देंगे। इंक्रीज प्रेशर इफ फेवर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑन दी प्रोडक्ट साइड। अगर कम मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कम मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की साइड पे हैं तो हम इस केस में क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे एंड एडजस्ट करेंगे टेम्परेचर को इन फेवर ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन एंड यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करे और हमें इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाए। सो ऑल दीज मेथड्स फॉलो ली चार्टलर प्रिंसिपल। सो इन सारे तरीकों को यूज़ करते हुए हम जो है ना यील्ड की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम, यानी कि हम टाइम को कैसे कम कर सकते हैं टू अटेन इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट लो कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट लो कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को एंड स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को ना स्पीड अप कर देते हैं, इनका रेट इंक्रीज कर देते हैं। इक्विलिब्रियम इज अचीव फास्टर। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ना तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन अनचेंज, डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो कैटलिस्ट क्या करता है, ये सिर्फ रेट को इफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता। जो लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसकी यील्ड को इफेक्ट नहीं करता, जस्ट ये स्पीड अप करता है एक केमिकल रिएक्शन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effect of increasing pressure on the following reaction at equilibrium। सो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा। सो नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एंड 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गई, वो भी गैस की फॉर्म में। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम देखें सो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं एंड 2 मोल्स ही रिएक्टेंट्स के यूज़ हुए। सो अब दोनों साइड्स पर मोल्स इक्वल हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। सो देयर इज़ द नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अनचेंज रहती है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि 2 मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड में हैं। सो प्रेशर के इंक्रीज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एंड प्रेशर चेंज अफेक्ट ओनली रिएक्शन विद अनइक्वल गैस मोल्स। अगर अनइक्वल गैस मोल्स होंगे ना तो प्रेशर इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो प्रेशर इफेक्ट ओनली द रिएक्शन विद अनइक्वल गैस मोल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल वाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जस्ट एक डायरेक्शन में होते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट एस्केप एज अ गैस एंड लार्ज हीट इज़ रिलीज्ड। अब जो रिएक्शंस इरिवर्सिबल है ना उस केस में हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है एंड रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होती। अब वहीं पे जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं ना वो एक क्लोज कंटेनर में होते हैं एंड इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स रिमेन इन कंटेक्ट विद द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स का जो है ना वो रिलेशन होता है रिएक्टेंट्स के साथ
एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होती रहती हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होती रहती है, और यहाँ पर जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस है ना वो एक साथ हो रहे होते हैं. सो रिवर्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई आर कंबशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल. कंबशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? जैसा कि एक पेपर है, उसको आपने बर्न कर दिया, जला दिया, जलाने के बाद वो ऐश में चेंज हो गया. अब क्या वो दोबारा पेपर में चेंज हो सकता है? नहीं. सो कंबशन रिएक्शंस में क्या होता है कि रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो प्रोडक्ट है ना वो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. सो प्रोडक्ट इस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो प्रोडक्ट है ना वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. एंड रिवर्स रिएक्शन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं ना वो इम्पॉसिबल होते हैं. ऐसा जो कंबशन रिएक्शन है ये रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म वेरी स्टेबल प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. सो रिवर्स रिएक्शन वुड रिक्वायर ह्यूज एनर्जी. सो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो कंबशन रिएक्शन होते हैं ना वो जस्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और ये दोबारा से रिवर्सिबल की तरह रिएक्टेंट्स नहीं बनाते. सो कंबशन रिएक्शन प्रोसीड इन द वन डायरेक्शन ओनली. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, can you make an irreversible reaction reversible and vice versa? सो यस, अंडर कंट्रोल कंडीशंस. अगर हम चेंज कर देते हैं ना टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को, एंड हम क्लोज कंटेनर यूज़ करते हैं बाय कंट्रोलिंग रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट कंसनट्रेशन, जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम उनको कंट्रोल करें, सो कुछ अमाउंट तक जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल में चेंज कर सकते हैं. So decomposition reaction can become reversible in a closed container. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवर्सिबिलिटी है ना ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी. So उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. यानी कैसे पता चलता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है. सो यहाँ पे अगर तो ऐसे है ना कि जो प्रोडक्ट है ना कैन रीफॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना रही हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, और डबल एरो भी यूज़ किए जाते हैं ये बताने के लिए कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. सो इफ प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, अगर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रही है तो मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. अगर जो रिएक्शन है ना वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है और दोबारा से प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में चेंज नहीं हो रहे, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल, एंड प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स रिवर्सिबिलिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द फेस चार्ज इन द वाटर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. जो फेस चार्ज होता है वाटर में वो रिवर्सिबल होता है या फिर इरिवर्सिबल होता है. सो बेसिकली जो फेस चार्ज होता है ना, फेस चार्ज इन दी वाटर आर रिवर्सिबल. फेस चार्ज जो है वाटर में वो रिवर्सिबल होता है बिकॉज आइस मेल्ट होती है तो वाटर बना देती है. वाटर अगेन फ्रीज होता है, दोबारा आइस बना देता है. वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड वेपर्स बना देते हैं. तो नो केमिकल चेंज अक्कर. सो दैट्स वाई फेस चार्ज इन वाटर इज रिवर्सिबल. नो केमिकल चेंज अक्कर, ओनली फिजिकल चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं. सो फेस चार्ज आर रिवर्सिबल. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें.